हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। देखिए, पिछली क्लास में भी हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया था जिसमें हमने आपको एमसीक्यू करवाए थे, ठीक है ना। आज की क्लास में भी हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सही से करवाएंगे, समझा के करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बस टिक लगाना है, नहीं, क्वेश्चनों को समझना है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसका सेक्शन 2 भी करेंगे, जो सेक्शन बी होता है में आपके कई सारे जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इक्वल टू 5, अगर x की वैल्यू 5 है, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू 5 इसमें पुट करनी है आपको, है ना। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास 2x² प्लस का k माइनस 1 x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। अगर इसमें x की जगह आप 5 रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो 50 और 10 प्लस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 60 उधर चला जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो k माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 60, ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। और k की वैल्यू जो -1 है वो उधर जाएगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगी, तो माइनस का 12 और प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका b माइनस का 11, ठीक। सिंपल सा कंसेप्ट था वो, उसका क्या था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होती है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, तो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक्सप्रेस एज m इक्वल टू दिस एंड n इक्वल टू दिस, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो मतलब इन दोनों में कोई भी आपस में कोई भी इक्वल या कॉमन नहीं होगा, वो दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो एलसीएम क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें इसका एलसीएम। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको करने के लिए ना आप ऐसा कर दो, 1/p की पावर 5 और q की पावर 2, ऐसे। एलसीएम ही तो लेना है हमें, एलसीएम लेने के लिए हम ऐसे डिवाइड में लिख देते हैं पहले, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना आपको तो बस एमसीक्यू है ना, तो एलसीएम ले लिया। अब इसका एलसीएम क्या आ सकता है बताओ। अब जैसे कि मान के चलो, अगर आपके पास क्वेश्चन है 1/5 और आपका है 1/10, तो इन दोनों में से आंसर क्या आता है, 10। एलसीएम क्या आता है, 10। ऐसे यानी कि जो बड़ा होता है उसको हम एलसीएम के रूप में लिखते हैं। तो अब देखो, यहाँ p की पावर 5 और यहाँ p की पावर क्यूब है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, p की पावर 5, तो एलसीएम क्या आएगा, p की पावर 5। यहाँ q का स्क्वायर है और यहाँ q की पावर 4 है, तो दोनों में एलसीएम क्या आएगा, q की पावर 4। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, p की पावर 5 और q की पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, p की पावर 5 और q की पावर 4, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आपको इतना टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन करते जाते हैं और समझ में आते जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना, और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3b, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से स्ट्रेट लाइन से बताना है कि ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंस है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, या इंटरसेक्ट 3b और 2a पे है, या 2a और 3b पे है। देखिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल हमने पिछली वीडियो में करवा रखा है। अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें क्या है कि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ बना देते हैं, ये x है और ये y है। अब x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a का मतलब है x की वैल्यू 2a पर एक लाइन जाएगी। अगर ये x की वैल्यू 2 होती ना ओनली, तो हम क्या करते, x की वैल्यू 2 पर एक लाइन खींच देते। अब यहाँ पर क्या आ गया 2a, तो कुछ नहीं करना, आपको भी एक लाइन खींच देनी है, उसी को कह देना है x की वैल्यू 2a। तो यहाँ पर हर जगह x की वैल्यू क्या होगी, 2a होगी। ऐसे ही y की वैल्यू 3b, एक लाइन खींचनी है y पर, जहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 3b। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, है ना, तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अब हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं x और y कर, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं
और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो पॉइंट क्या होगा 2a, 3b। तो 2a, 3b यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ k + 7, 2k - 2 एंड 2k + 6 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास AP दे रखी है, AP की लगातार टर्म्स क्या होंगी, A1, A2, A3, है ना। तो ये आपकी A1 हो जाएगी, ये A2, ये A3, इस तरीके से काम करेंगी। तो हम लिख सकते हैं A1 क्या हो जाएगा हमारे पास k + 7, A2 क्या हो जाएगा आपके पास 2k - 2 और A3 क्या हो जाएगा आपके पास 2k + 6। अब बोल रहा है कि देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप ये देखिए, ये जब लगातार टर्म है तो लगातार जो टर्म होती हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि A2 - A1 और A3 - A2, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो आपको भी इसमें यही करना है, क्या करना है कि इसे D1 और इसे D2 कह देते हैं। तो D1 इक्वल होगा D2 के। D1 कैसे निकलेगा A2 - A1 से, और D2 कैसे निकलेगा A3 - A2 से। A2 क्या है आपके पास, A2 है 2k - 2, 2k - 2, माइनस ब्रैकेट लगा लेना, माइनस है बाहर। तो A1 क्या है आपके पास k + 7, ऐसे ही A3 क्या है 2k + 6 और माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, और A2 क्या है हमारे पास 2k - 2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2k - 2 माइनस k और माइनस का 7, माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, और ये हो जाएगा 2k + 6 और माइनस का 2k और प्लस का 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे 2k में से k माइनस हुआ तो k बचेगा, -2 - 7 माइनस का 9 हो जाएगा, और 2k प्लस का 2k माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा k = में 17, यानी कि k की वैल्यू आ गई आपके पास 17। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, k = 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर PA = PB आर 2 टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस दे रखी है हमें 5। अगर इसमें रेडियस हमारे पास 5 है, मान के चलिए 5 रेडियस दे दी, चलो ठीक है। तो APB 60 है, तो लेंथ ऑफ PA निकालना है, PA की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी डायग्राम को इस तरीके से कर देंगे और ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हो जाएंगे और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा MCQ क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों बराबर होंगी, ये कॉमन हो जाएगी, ठीक है, और ये दोनों भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री होता ही होता है हमारे पास। तो ये जो PAO है एक ट्राइंगल बन गया और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें लग सकता है हमारा पाइथागोरस, बट पाइथागोरस तब लगता है जब 2 वैल्यू दे रखी होती हैं। यहाँ पर हमें एंगल और एक वैल्यू दे रखी है, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 का, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक वैल्यू दे रखी है और एक एंगल दे रखा है तो दूसरी वैल्यू निकल जाती है। जैसे कि इस एंगल के लिए ये वाली जो चीज़ है परपेंडिकुलर है और ये वाली चीज़ जो है वो बेस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड रेशियो क्या होता है आपका, tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये टॉपिक आपको समझना है चैप्टर नंबर 9 का, तो आप हमारी एक वीडियो है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड, उसको देख सकते हो और इसको सही से समझ सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा = P/B, और अब tan थीटा क्या है हमारे पास, देखो tan थीटा का मतलब है tan 30, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास OA, और बेस क्या है हमारे पास PA। ध्यान रखना, जो एंगल के सामने होती है वो परपेंडिकुलर और एंगल के साथ जो होती है वो बेस होता है। या सीधी सीधी बात है कि एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, तो जो बची है वो बेस है। tan 30 होता है आपका 1/√3, और OA हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस, और PA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो PA इधर आ जाएगा और 5 और √3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5√3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर पॉइंट ऑन द साइड ओ पी ओ एस। तो ओ पी और ओ एस दो साइड हैं और रिस्पेक्टिवली ओ पी एस सच दैट एम एन इज़ पैरेलल टू पी एस। एम एन और पी एस आपस में पैरेलल है। अगर एम एन और पी एस पैरेलल होते हैं तो इसमें लगता है बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम ये कहता है कि आपके पास ओ एम यानी कि ये वाली वैल्यू ओ एम अपॉन में एम पी, इसका जो रेशियो है वो ओ एन अपॉन में एन एस के रेशियो के बराबर होगा। तो ओ एम की वैल्यू हमें निकालनी है। एम पी हमें 8.5 दे रखा है, ओ एन हमें 4.8 दे रखा है और एन एस हमें दे रखा है 6। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एम इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8.5 और डिवाइड बाय 6, इस तरीके से हो जाएगा। तो ओ एम इक्वल टू, अब इसमें से चाहो तो आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। अब 6 से ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है ना। और इसे और भी काट सकते हैं, 5 से काट दो इसे, 5 से ये कट जाएगा आपका 17 बार में और 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, फिर 4 से मतलब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34 अपॉन में 5। अब वैल्यू तो पॉइंट में दे रखी है। अच्छा, वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है लेंथ ऑफ ओपी। ओपी की लेंथ निकालनी है। तो ओपी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ओपी की जो लेंथ है हमारे पास ओ एम और एम पी दोनों को जोड़ के है, ओ एम प्लस एम पी। ओ एम अब निकाल देते हैं इसमें से, इसे और कैंसिल आउट कर दो, ये कट जाएगा आपका 6 और 0.8, 6.8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू आ गई 6.8 और एम पी की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है कितनी, 8.5। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 8 6 14 और 1 15, 15.3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या कहता है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम कहता है कि एक साइड के दो रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बेसिक प्रोपोर्शनेट तब लगता है जब दो लाइन आपस में क्या दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो। ठीक है, अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑल क्वीन जैक्स एंड एस आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर हमने जैक यानी कि क्वीन निकाल दी, क्वीन कितनी होती हैं, 4, हर किसी में 4 4 होती, एक एक होती है ना, 4 हो जाएंगी। और जैक कितना होता है, वो भी 4 होते हैं। और एस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 12 अगर कार्ड इसमें से निकल गए तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे हमारे पास, तो रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे हमारे पास 40। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 40 माने जाएंगे। अब आगे कह रहा है द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल एंड वन कार्ड इज पिक अप एट रैंडम फ्रॉम इट। एक कार्ड इसमें से निकाला गया और बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो फेवरेबल है वो है किंग। अच्छा, किंग होते कितने हैं, किंग होते हैं 4, तो फेवरेबल क्या कहलाएंगे, 4। और टोटल कितने हैं हमारे पास, 40। तो ये कटने के बाद कितना आएगा, 1/10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू जो है डायमीटर है एक सर्कल का। ठीक है, एक सर्कल है मान के चलिए, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है, पी क्यू। तो पी और क्यू, सेंटर है ओ जो कि वैल्यू है 2 - 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर -4 5। तो पी के कोऑर्डिनेट है -4 और 5। देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू विल बी, क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई है। अब इसमें क्या लग सकता है, इसमें लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्यों लगेगा मिड पॉइंट, क्योंकि देखो पी क्यू एक डायमीटर है और ओ इज़ अ सेंटर। सेंटर जो होता है वो जैसे कि ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो बराबर बराबर डिस्टेंस हो गया, तो ये बीच में ही होगा, तो ये क्या लगेगा, मिड पॉइंट। तो हम लगाएंगे इसमें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ओ। ओ क्या है हमारे पास, 2 - 4। ठीक है,
तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 2 कॉमा माइनस 4। अब x1 क्या है हमारे पास, देखो x1 हो जाएगा माइनस का 4, है ना, माइनस का 4 प्लस का x2 क्या है हमारे पास, ये x हो जाएगा डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 5 और y2 क्या है y अपॉन में 2 इक्वल टू में 2 कॉमा माइनस का 4। अब इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है बोथ साइड। कंपेयर करने से क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ना, ये वाली x की वैल्यू है, ये इस 2 की वैल्यू के बराबर होगा क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं। तो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करने से -4 प्लस एक्स अपॉन 2 जो है किसके बराबर होगा, 2 के, और 5 प्लस वाई अपॉन 2 जो है किसके बराबर होगा, -4 के। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस एक्स इक्वल टू में 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू 5 प्लस वाई, ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और y इक्वल टू में -8 -5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 13। तो दो वैल्यू आ रही है आप, मतलब दो ही वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू माइनस का 13। देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -13 यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से है आपका, वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैल्यू होती है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं दिखता है तो उसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। और अब दूसरा कंसेप्ट होता है कि 1 अपॉन sec थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos का, cos का उल्टा होता है ना, cos के बराबर होता है। तो 1 अपॉन sec को लिख सकते हैं cos, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे cos लिखेंगे, स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये तो सभी बच्चों को पता होता है क्या होता है, वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ कैप इज अ सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक कैप है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है ना, ऐसे शेप की है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन है। चलो ठीक है, कोन बना देते हैं, डायग्राम भाई ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैप हो गई। ठीक है, इसमें नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम है। ठीक है, अब द रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ हाइट बतानी है, तो इसकी हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं, इसकी हाइट है हमारे पास h1 और इसकी हाइट हो जाएगी हमारे पास h2, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको रेशियो बताना है किसका, हाइट का, यानी कि h1 अपॉन में h2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, वॉल्यूम तो आपको बराबर दे ही दिया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर h होता है, h की जगह पर h2 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन V2 है हमारे पास, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और h की जगह क्या है 1। अब देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों की रेडियस तो सेम ही है। अब यहाँ पर है h2 इक्वल टू 1/3 h1, h1 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा h2 अपॉन में h1 इक्वल टू में 1/3। तो इसका जो रेशियो आ गया वो आपका आ गया 1:3। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 3:1 भी है और 1:3 भी है, तो कन्फ्यूज़न होगी कि नहीं होगी बच्चों को, बिल्कुल होगी। यहाँ पर आंसर आपका है 1:3। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसे ही रखना है। अब बच्चे ने अगर मान चलो V2 को इधर रख दिया और V1 को इधर रख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पहले बोल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमने पहले रखा, इक्वल रखा वॉल्यूम ऑफ कोन को। अगर उल्टा कर देते तो उल्टा आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1:3, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इन क्वेश्चनों को आप सही से समझिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर कोई कमेंट है तो कमेंट भी करिए, कोई डाउट है तो उसे कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ।